You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और आज मेरे साथ मौजूद है हमारे साथी अनुभव। हेलो अनुभव, कैसे हो आप? हेलो आदित्य, मैं एकदम बढ़िया। तो इस बार हम लोग काफी दिन के ब्रेक के बाद इंडिया ऑन कॉल पर आए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये ब्रेकअप नहीं रहेगा और बराबर से हर हफ्ते हम आते रहेंगे। और उसके साथ एक खास बात ये भी है कि अभी तक चूंकि ये केवल पॉडकास्ट ये ऑडियो के फॉर्म में आ रहा था, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे, हर जगह, अब ये बराबर से हर हफ्ते इन सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ वीडियो में भी आएगा, यानी यूट्यूब पर भी हम इसे बराबर से डालेंगे। बिल्कुल। तो हर बार की तरह अनुभव जी हमें खूब ज्ञान बताने वाले हैं और जो इस हफ्ते हुआ है, जो भी ताज़ा खबरें थी, जो माहौल बन रहा था खबरों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जो पिछले हफ्ते मैंने जो सुर्खियां पढ़ी और मुझे लगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हमें जरूर करनी चाहिए, वो है आरसीईपी के बारे में। और आरसीईपी के बारे में काफी ज्यादा हल्ला हो रहा था, हर कोई एक्सप्लेनर वीडियो भी बना रहा है उसको लेकर के। तो एक बार ही इस पे जरा चर्चा हो जाती कि हम लोग समझते कि ये जो टर्म है आरसीईपी, इतना कॉम्प्लेक्स सा टर्म है, हर कोई बात कर रहा है पर किसी को पता नहीं असलियत में है क्या, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में पढ़ना पड़ा इसको समझने के लिए। तो अनुभव जी से हम शुरुआत करते हैं पूछने की कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आरसीईपी है क्या? आदित्य, आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो कि अभी लगभग 2-3 दिन पहले ही चाइना ने उसको लीड किया और उसने जो एशियान के 10 देश हैं उसके साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जापान और अपना खुद मिलकर 16 देशों का एक समूह बनाया, जिसमें ये सारे 16 देश ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन की। इसका ये मतलब है कि उनके जो भी गुड्स हैं वो एक देश से दूसरे देश बहुत आसानी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आराम से जा सकेंगे। इसको सीधी भाषा में तो ऐसा समझिए जैसे भारत को अगर अपने देश में कोई सामान इंपोर्ट करना है या फिर इफ इंडिया हैज टू सेल समथिंग तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको गुजरात से राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश कोई सामान भेजना है तो ट्रक आराम से आ जा सकता है, कोई आने जाने का कोई पैसा नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। तो एक यूनिफाइड मार्केट स्टेब्लिश करने का ये एक अहम कदम है, जिससे एक देश का बना हुआ सामान दूसरे देश में आराम से फ्लो हो सकता है। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड इज द एसेंस ऑफ आरसीईपी। जी, तो अभी आपने दो बातें बोली और एक आपने बोली कि जो एशियन कंट्रीज हैं, दूसरी एक फ्री ट्रेड की बात की। तो एक बार ही आप ये बताएंगे क्या कि एशियन कंट्रीज क्या है, और उसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, एफटीए क्या है? आदित्य, एशियन कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीज हैं जो कि ये जो हमारा रीजन है, ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है, हाँ। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया की ये जो कंट्रीज है ना, जो कि समंदर के किनारे पर है, ये सारी कंट्रीज स्टेट ऑफ मलक्का से जो आगे पैसिफिक ओशियन की तरफ जाती है, तो ये सारे देश एशियन देश बोले जाते हैं और इनका ये खुद ही एक ग्रुप है। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो इन लोगों ने का खुद ही एक बहुत अच्छा सा पैक्ट है, जिसके तहत ये बहुत ही क्लोज नेट ग्रुप है 10 देशों का, और उनमें आपस में भी बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्लो ऑफ गुड और फ्लो ऑफ पीपल बहुत इजी है, आप किसी भी देश में जाके आराम से काम कर सकते हैं, कोई भी सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के साथ जो है, ये जो मैंने अभी आपको देश बताया जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, तो जब ये देश खुद आपस में मिले तो इन्होंने जो है वो आरसीईपी की स्थापना की। तो अब जो एशियान में जो चीज चल रही थी वो एशियान से बढ़कर जो बिग इकोनॉमीज थी, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो सब मिलके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब वो फ्री फ्लो ऑफ गुड है और कोई भी टैरिफ बैरियर नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं रहेगा, अपने सामान एक जगह एक आदान प्रदान कर सकेंगे। जी जी। तो
एक चीज और है, जैसे कि हमने ट्रम्प के बारे में भी पढ़ा था जब ट्रम्प आए थे नए नए अमेरिका में, तो वहां का अमेरिका का और वहां के जो पैसिफिक रीजन है उसके साथ मिल करके अमेरिका का और उन सब देशों में, उन पैसिफिक रीजन में जो देश थे उनका भी एक ट्रेड एग्रीमेंट चलता था। पर जब जैसे ही अमेरिका में ट्रम्प की सरकार आई तो ट्रम्प ने वो सारे मतलब अपने जो एग्रीमेंट्स था उन्हें बंद कर दिया। और हम कह सकते हैं कि उसी के बाद से या उसके पहले से भी शुरुआत हो चुकी थी हालांकि आरसीईपी की, पर चाइना ने थोड़ा एग्रेसिव मोड़ लिया आरसीईपी को लेकर के ठीक उसी के बाद। तो ये क्या बिल्कुल। मामला था पूरा, ये एक बार जरा। देखिए आदित्य, जब ट्रम्प भारत, मतलब हम लोगों को सब पता है कि जो ट्रम्प का भारत के प्रति और बाकी देशों के प्रति जो रवैया था वो तो ये था कि हम्म। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का पॉलिसी रखा और उन्होंने बोला कि हमारे देश में जो सामान आ रहा है उस पे, उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी सही नहीं चल रही है और हमें लोकल मतलब आत्मनिर्भर अमेरिका का कॉन्सेप्ट दिया। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने बहुत इनवर्ड लुकिंग अप्रोच किया और जो अमेरिका का बाकी देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, हम्म। जिसमें सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो था वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी, जिसमें उस पार्टनरशिप में आदित्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, इतने सारे देश शामिल शामिल थे। तो इन देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो ट्रम्प बहुत ही इनवर्ड लुकिंग थे, आपको खुद पता है कि उन्होंने बोला हमें अफगानिस्तान से अपना ट्रूप विड्रॉल करना है, और जो उसके और नाटो के रिलेशन थे उसमें भी उन्होंने बोला कि हम नाटो में भी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, डिफेंस के लिए सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इसी इनवर्ड लुकिंग अप्रोच के तहत ही उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका का हाथ खींच लिया। जी तो जी। वहां पर चाइना को एक विंडो ये दिखा कि चाइना वांट्स टू बी अ हेजीमोनिक पावर। अभी सही बात। अभी भी मतलब चाइना इज गिविंग सम कंपटीशन टू यूएस in terms of economic, but still it is a hegemon, it is a unipolar country. चाइना को ये पता है कि if China has to break that hegemony and China has to topple, उसके लिए उसका ट्रेड पैक्ट सब देशों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि यूएस का है। तो उसने ये जो एशियन के 10 देश थे उनके साथ जो पैसिफिक ओशियन था जहां पे ट्रम्प ने अपना जो ग्रास्प था वो लूज किया, तो उसने ये जो पैसिफिक ओशियन वाला जो पैसिफिक रिम वाला एरिया है उसमें ये प्रपोजल जो कि सन 2011 में ही चल रहा था, एशियन देशों की समिट में ये प्रपोजल हुआ था कि ये आरसीईपी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो कार्गो मूवमेंट है इन देशों के साथ होता है जाता है, तो इसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जब ट्रम्प ने विड्रॉ किया 2016 के बाद टीपी, उन्होंने फर्स्ट डे इन ऑफिस में ही ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया था। मतलब उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ही बोला था कि जब मैं पहले दिन ऑफिस में जाऊंगा तो मैं ये विड्रॉ कर लूंगा, तो उन्होंने विड्रॉ किया, चाइना को विंडो दी। तो असल में क्या था कि भारत चाहता था कि इसमें इन्वॉल्व हो क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कई सारी चीजों में इंडिया को रिजर्वेशन थे। तो बहुत लंबा बातचीत चलता रहा, ये बातचीत असल में सन 2012 ही से चल रही है, लेकिन कई मुद्दों पे कई देश राजी नहीं हो रहे थे। आखिरी में वो सब मान गए, लेकिन इंडिया के कई रिजर्वेशन है जिसकी वजह से वो माना नहीं, और चाइना ने अपना एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया इस वक्त आरसीईपी, और वो एक रेटिफाइड डील हो चुकी है, तो अभी ये चलेगा। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि चाइना ने अपना एक ब्लॉक बना लिया है और इसके इस और सारी एक चीज चीजों को। मैं आपको ये जो ब्लॉक है इसके बारे में एक छोटी सी वो ब्रीफ देना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो टोटल आरसीईपी जो 16 मतलब इंडिया को मिला के 16 होते हैं, वैसे ये 15 देशों का जो समूह है हाँ उनका हाँ। टोटल जीडीपी जो है इट विल बी 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो ओके। पूरे दुनिया के जीडीपी का 30% जीडीपी है और 30% ऑफ द पॉपुलेशन है ये 15 देश। इसका ये मतलब है कि बहुत ही साइजेबल डील है और मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड पैक्ट अभी तक का है ये। जी जी जी। तो हाँ, तो वापस से आता हूँ अपनी बात पे। तो जैसे कि आपने बताया कि ये एक अपना चाइना खुद से ज्यादा एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है और काफी हद तक चाइना ने अब ये ब्लॉक एक क्रिएट भी कर लिया है। और इंडिया को कई सारे रिजर्वेशंस इसमें थे कि मतलब दिक्कतें आ रही थी और कई सारी 2012 से लगातार बातें चल रही थी कि कुछ मामले में इंडिया मान नहीं रहा था, कुछ मामले इंडिया के लिए नहीं थे, कुछ बाकी देशों की कुछ अलग शर्तें आ रही थी।
तो बंद किया गया। तो मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जो भी प्रकरण हुआ उसके बाद इंडिया ने फाइनली ये तय किया कि अब वो RCEP से ड्रॉप करेगा, ड्रॉप आउट होगा। तो बिल्कुल। क्या वजह रही कि खुल के एक बार जरा बताइए कि इंडिया ने ड्रॉप आउट किया उसमें। आदित्य, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो आरसीईपी में की वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसका मेजर फायदा होता है कि सामान का आदान प्रदान, की एक देश का सामान बड़ी आसानी से दूसरे देश में बिक जाए। तो, हम्म। तो भारत का ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इंडिया इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट। पहली बात तो सही ये बात, है, ठीक बात। इंडिया खुद बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है अभी भी। हम्म। और जो टोटल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो टोटल परसेंटेज है, इट इज हावरिंग अराउंड 25%। तो जी उसकी जी। वजह से आदित्य, इंडिया को कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन करने में कभी भी ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया इस स्थिति में ही नहीं है कि वो अपने फिनिश प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसे रिफाइंड प्रोडक्ट आसानी से बेचे जिसकी वजह से उसको अच्छे डॉलर्स मिल सके। तो जी इंडिया जी। फर्स्ट प्लेस पे ही डिसएडवांटेज कंडीशन में है। पहली बात तो ये थी। सेकंड चीज ये है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, उसमें से 83% ट्रेड डेफिसिट इन्हीं 15 देशों के साथ है। मतलब कि भारत ने कई बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखा है, टैरिफ बैरियर क्रिएट कर रखा है। मतलब उनके सामानों पे टैक्स लगा रखा है ताकि उनके सामान इंडिया में ना आए और जो ट्रेड बैलेंस है वो थोड़ा ना बढ़े। उसके बावजूद भी 83% इंडिया का टोटल ट्रेड बैलेंस इन 15 देशों के साथ है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर भारत जो है वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो टैक्सेस है, वो सब हटा देगा, हम्म। तो वो जो ट्रेड बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा। तो पहला रीजन तो ये है कि ये ट्रेड बैलेंस का मैं बहुत बड़ा मैं इशू है। जरा सा एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि जो 83% ट्रेड डेफिसिट है, तो ये ट्रेड हाँ डेफिसिट क्या होता है? आदित्य, ट्रेड डेफिसिट किसी देश के साथ ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ हम्म। आपको, बोलता हूँ कि जापान और इंडिया का, ठीक है। जी जी। ठीक है। तो अब हम जापान के साथ व्यापार करते हैं, हमारे व्यापारिक संबंध है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जापान को देते हैं और कई ऐसी चीजें जो जापान से हम लेते हैं। तो हाँ जैसे हम ठीक है। जापान से जो लेते हैं वो है कि हम उससे इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारे सामान लेते हैं। हम्म। ठीक है। दूसरी चीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कई सारी मशीनरीज ऐसी हैं, और जैसे मित्सुबिशी कंपनी है, उसकी कई सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है जो हम जापान से लेते हैं। उसके बदले हम जापान को कुछ देते हैं, समझ लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जापान ने हमें 1,000 रुपए का सामान एक साल में दिया, और हमने जापान को दवाइयों और सब मिला के 900 रुपए का सामान दिया। तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो 100 रुपए का हुआ। तो यानी कि जो हमने जितना सामान बेचा और हमने जितना खरीदा, उसका जो बैलेंस है, अगर वो सरप्लस है तो वो ट्रेड सरप्लस गिना जाता है, और अगर हमने जो सामान बेचा उसकी वैल्यू कम है तो वो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जितने भी देश हैं, हर एक देश के साथ ट्रेड डेफिसिट ही है। इन आरसीईपी में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हम ट्रेड सरप्लस में है जिसके साथ। मतलब कि और मोटा आप मोटी तौर पे ये बात हुई कि जितना भारत बेचता है उससे, मतलब बेचता कम है, खरीदता ज्यादा है। हाँ, इन देशों से खरीदता जाता है। और एक बात हैरानी की ये है कि हम अमेरिका साथ के साथ ट्रेड सरप्लस में, हम अमेरिका को सामान ज्यादा बेचते हैं बजाय कि सामान खरीदने के। ओके। और बाकी तो यानी कि जो 15 देश हैं इन्हीं में हमारे सामान, इन्हीं से ज्यादा हम सामान खरीदते हैं। हाँ, और बाकी जो ट्रेड बैलेंस की बात है, बाकी का ट्रेड बैलेंस है वो ऑयल इंपोर्टिंग नेशन से है, जैसे कि यूएई है, उससे हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। वो की इसलिए क्योंकि हम उससे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो उतने हम उस लेवल के दे नहीं पाते। जी जी। तो आप वापस से उस जो टॉपिक पे हम थे एक बार उसको फिर से बताते हैं, बताएं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि भारत का इसमें क्या क्या ऐसा चीज था जिसकी वजह से भारत को लगा कि ये नहीं हमें करना चाहिए। और मतलब भारत ने थोड़ी थोड़ी कोशिश भी की कि हम इसको करें, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि ऐसी क्या रीजन है कि जो इनिशियली भारत का मन नहीं है इसमें करने का। तो पहली चीज ये है कि जैसे इंडिया के पास, अभी मैंने पहले ही बताया कि इंडिया के पास खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। और हम्म। मतलब उस लेवल की नहीं है जैसी चाइना के पास और इन देशों के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जी तो जी। उसकी वजह से एक छोटा सा मैं एग्जांपल आदित्य देता हूँ कि
हम सबको पता है कि इंडिया के पास आयरन ओर का विशाल भंडार है। उस लॉजिक से हमें ये समझना चाहिए हमारे देश में बहुत ज्यादा स्टील पैदा होता होगा और हमारे देश में जितना भी स्टील है वो सब देश में ही बनता होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जैसे लोकोमोटिव फैक्ट्रीज हैं, ये साइकिल के कंपनीज हैं, वो सारी की सारी कंपनीज स्टील प्रोडक्ट के लिए जो स्टील खरीदती हैं वो सब चाइना से खरीदती हैं। उसका बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के पास आयरन ओर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो स्टील बनाने के लिए जो रिडक्शन प्रोसेस में कोक इस्तेमाल होता है, जो कार्बन यूज होता है, जो कि वेंडेनियम और इस तरह के मोलिब्डेनम, जिंक, ये सब मटेरियल यूज होते हैं, वो सब चाइना के पास अकूत भंडार है उनका। उसकी वजह से जो पर टन स्टील कॉस्ट है वो चाइना का काफी कम है। तो हमारे देश में इतना ज्यादा आयरन होने के बावजूद भी हम जो हीरो मोटर कॉर्प्स और इस तरह की कंपनीज है वो सब अपने देश की जगह चाइना से सामान खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमें, इंडिया को लगता है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया तो चाइना अपना सारा स्टील इंडिया में लाके डंप कर देगा, और उसकी वजह से जो कंपनीज स्टील प्रोक्योर कर रही हैं वो सस्ते दामों में स्टील खरीद लेंगे, और उसकी वजह से हमारी स्टील इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये खाली मैंने ये एग्जांपल चाइना के दिया, मतलब आप जो अभी बॉर्डर पे जो सिनेरियो चल रहा है उसको भूल जाइए, लेकिन इस तरह का जो ट्रेड इम्बैलेंस है ना, कि डंपिंग हो रही है, इसी की वजह से एक टर्म आया था एंटी डंपिंग ड्यूटीज। भारत ने कई चीजों में एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगाई चाइना के, ताकि वो अपना इतना सस्ता माल एक तरह से लाके डंप कर रहे थे इंडिया में, और भारत उसे खरीद रहा था। क्योंकि जैसे केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स हैं, वो सब चाइना में बहुत ज्यादा सस्ती है। इंडिया में उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बल पे हमें वो सब चीजें दे सके। तो पता चल रहा है कि सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स चाइनीज इंडिया में आ रही है। मोबाइल फोन बन रहे हैं, और जैसे आप खुद से इमेजिन करिए, जैसे कैंट है, इस तरह की कंपनीज हैं, वो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट चाइना से मंगा के खाली इंडिया में ब्रांडिंग कर रहे हैं उसकी। उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री बढ़ नहीं पा रही है। तो ये ऐसा खाली एक देश के साथ नहीं था। मैंने एक एग्जांपल दिया चाइना का। सेकंड एग्जांपल है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपको ये पता है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हम हमेशा से ये बचपन से सुनते आए हैं, ऐसे में लिखते हुए आए हैं बराबर से ये, हम ऐसे में लिखते हुए हैं। तो जैसे एक छोटा सा आदत एग्जांपल देता हूँ कि किसान जो है वो साल में 2 बार फसल उगाता है। कई बहुत ही कम एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे साल की 3 फसल मिलती है। तो जब उनको 2 फसल मिलती है तो यानी कि उनको पैसा साल में 2 बार मिलता है, और अगर फसल खराब हो गई या फिर दाम घट गए तो भी उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो उनका एकमात्र सहारा रहता है गाय का दूध। वो गाय के दूध के बल पे अपना रोजमर्रे का आजीविका चलाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन कर ली, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो दो देश हैं, उनकी गाय बहुत फेमस है। न्यूजीलैंड की गाय तो खास तौर पे फेमस है, और वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और उनके यहाँ जो डेयरी है वो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड डेयरी है। मतलब उनके यहाँ हजारों हजारों गाय हैं, और अत्याधुनिक तरीके से गाय का दूध निकालते हैं, गाय का पालन पोषण इस तरह करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खिलाते हैं, जिसकी वजह से जो पर काउ जो मिल्क यील्ड है वो भारत से 3 गुने से भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो इंडिया से काफी सस्ता है। जैसे इंडिया में अभी दूध मान लीजिए 40 रुपए में मिल रहा है, तो न्यूजीलैंड में वो दूध 30 रुपए में मिल रहा है। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो वो कंटेनर में अपना दूध लेके आएंगे और भारत में 32 रुपए का दूध बेचेंगे। तो उसकी वजह से क्या है, कोई भारतीय किसान का 40 रुपए का दूध लेगा नहीं, सब 32 रुपए का पैकेट मिल्क। उसकी वजह से किसानों की जो डेली आजीविका है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो और सेकंड चीज क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इट्स अ वेरी नेशन, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज वेरी लो, तो उनके पास अनाज बहुत ज्यादा है, तो वो अपना सस्ते दामों में गेहूं चावल बेचेंगे। तो अभी हमारे किसानों की ऐसी स्थिति हो रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर विदेश से गेहूं चावल आने लगेगा तो क्या हालत होगी। सही बात। थर्ड एग्जाम्पल है वियतनाम। मतलब एमएसपी भी है हमारे यहाँ, तब भी जो है किसान धान की, जैसे हम खबरें सुन रहे हैं कि आधे दाम पे बेच रहे हैं, तो ऐसा हो गया तो क्या ही होगा सच में। और थर्ड एग्जाम्पल है आदित्य वियतनाम का। जैसे अभी हमें पता है कि इंडिया में ट्रेडिशनली इंडिया इज अ वेरी गुड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड, लेकिन वियतनाम और बांग्लादेश इस तरह के देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि दे आर एबल टू ग्रो कॉटन, और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही है। तो अभी उनके यहाँ जो टेक्सटाइल बन रहे हैं वो भारत से ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर भारत वियतनाम को अलाउ कर देगा तो अभी ऐसा होगा कि जो
कपड़े आप गुजरात के बने पहन रहे थे, लुधियाना के बने पहन रहे थे, कुछ समय ऐसा हो जाएगा कि वियतनाम के बने हुए, तो उसकी वजह से भारत की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। ये सब होने से आदित्य मोटा मोटा दो लॉस है। पहला लॉस ये है कि जी जी। अगर आप देशों से सामान इंपोर्ट करते रहेंगे तो आप खुद की इंडस्ट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और आपकी इंडस्ट्री अगर डेवलप नहीं हो पाई और जो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है वो भी किल हो जाएंगी, तो आपका रोजगार एकदम खत्म हो जाएगा। तो पहली बात, रोजगार खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपका जीडीपी गिरता चला जाएगा, क्योंकि आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस में जो गुड्स का पार्ट है वो एकदम कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से देश की जीडीपी पे भी असर पड़ेगा और देश का जो युवा है उसको रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो हर तरह से हमको नुकसान ही होगा। जी तो इसलिए भी भारत के रिजर्वेशन थे। जी। तो ये तो बातें हो गई, और जैसा कि अभी हमने ये सारी किया कि ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, हमने जो पॉइंट डिस्कस ये हुए थे कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो भारत ने बिल्कुल। इसको काउंटर करने के लिए क्या मांगे रखी थी आरसीईपी में? आदित्य, इंडिया ने दो तीन बहुत ही ठीक ठाक मांगे रखी थी, जो कि अगर शायद हो जाती तो वो मान मान जाता। तो पहली चीज थी कि नंबर वन पॉइंट था ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। हम्म ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या था कि जैसे मान लो स्टील का एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं, कि इंडिया में जो स्टील की रिक्वायरमेंट है ना, हमारी तत्काल में जो कंपनीज हैं टाटा स्टील और वो सब पूरी नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो इंडिया को यानी कि बाहर से स्टील खरीदना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि भारत में जितना स्टील बन रहा है उससे जो इंडिया का रिक्वायरमेंट है वो 10,000 टन ज्यादा है। तो इंडिया क्या चाहता है कि हम 10,000 टन स्टील खरीद लें और बाकी फिर और एक्सेस स्टील इंडिया में ना आए, ताकि हमारी इंडस्ट्री जब हमारी इंडस्ट्री भी चलती रहे और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। तो उसने क्या बोला कि हम ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि 10,000 टन तक, दस हम्म हजार टन तक हम्म स्टील आप जो देंगे वो ड्यूटी फ्री रहेगा, आप दीजिए, इंपोर्ट कोई नहीं लगेगा। लेकिन 10,000 टन के बाद जैसे ही आप ज्यादा स्टील देंगे तो उस पर हम अपने हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, जी जी। ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफ रहे। तो पहला तो पॉइंट ये था। और मजे की बात पता है आपको आदित्य, चाइना इस हम्म। पर राजी भी हो गया। अच्छा, ठीक है। तो अब वो राजी कैसे हुआ मैं ये बताता हूँ। इंडिया ने बोला कि 10,000 टन स्टील जो है हम आपको, हम किसी भी देश से 10,000 टन स्टील से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो चाइना ने क्या तोड़ निकाला कि वो अपने देश से 10,000 टन दे देगा, बाद में अपने देश का स्टील ले जाके हांगकांग में डंप कर देगा और हांगकांग के थ्रू भारत में स्टील बेच देगा, तो वो 20,000 टन स्टील बेचेगा। वही चीज वो बाकी देशों के साथ भी करेगा कि वो अपना स्टील लाएगा, म्यांमार में रख देगा, म्यांमार से कोई डमी कंपनी बना के इंडिया में कर देगा, 30,000 टन स्टील हो जाएगा। तो इंडिया का पर्पस उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इंडिया को ये बात समझ में आई कि ये बात तो राजी हो गई। तो आप ये सोचिए कि ये जो डिस्कशन चले ना, ये 2012 से डिस्कशन चल रहे हैं इतने सारे। जी जी तो जी। ये बात गहराई में घुसती चली गई। तो इंडिया ने क्या तोड़ निकाला इसका, इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट दिया कंट्री ऑफ ओरिजिन का। हम्म कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्या कॉन्सेप्ट दिया कि पहला बात ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म होना चाहिए, दूसरा कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। मतलब जो स्टील जहां पे बना है वो भी बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो एक ही कंट्री ऑफ ओरिजिन का होना चाहिए। इस बात पर चाइना राजी नहीं हुआ। अच्छा, तो तो मतलब कि भारत जो है चाइना की चाल को समझ गया था, तो इसी को देखते हुए भारत ने ये मांग रखी। हाँ, भारत ने मांग रखी। और जो इसका तीसरा पॉइंट था वो था आदित्य डेटा लोकलाइजेशन का। हम्म। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या था कि जैसे कोई भी, जैसे हमारे देश की डिमांड सप्लाई है, और कोई भी इस तरह का ट्रेड का जो डेटा है ना, वो इंडिया चाहता था कि वो डेटा हम अपना शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे हमने अपना इस तरह के डेटा अगर शेयर किए ना, तो उससे क्या होगा कि चाइना जो है वो बहुत shrewd है, वो उसको पता चलेगा हमारा डिमांड क्या है उस हिसाब से। तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाता रहेगा और हमारी इंडस्ट्री किल करता रहेगा। प्रोटेक्शन का एक क्लॉज रखा था, वो भी चाइना माना नहीं। हम्म। और जो इसके अलावा एक इंडिया ने डिमांड रखी थी, वो रखी थी सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर की क्या डिमांड थी, क्योंकि भारत को पता है कि हमारा एडवांटेज सर्विस सेक्टर में है। जी जी। तो उसने बोला गुड्स के साथ सर्विसेज भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कि हमारे
टीसीएस के, हमारे इन्फोसिस विप्रो के प्रोजेक्ट बेसिस पे जाने चाहिए, वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहिए, वहां पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देना चाहिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इन सब में हमारे आदमियों का होना चाहिए। लेकिन ये जो एडवांटेज है ना, ये टैक्टिकल एडवांटेज बाकी देशों के साथ है ही नहीं एकदम। जी चाइना हाँ। के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो अगर चाइना ने ये चीज अलाउ कर दी ना, तो फिर उनकी मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी वहां पर, और सारे अच्छा। देशों की मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो भर भर के आईटी इंजीनियर्स सही हैं, और बात है। यूपीटीयू और इन सब कॉलेजेस से हर साल 5-5 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं। तो हमारा देश क्या करेगा, टीसीएस लोगों को लेगा और वहां पे जाके हर हर दिन 100-100 आदमियों को भेजता रहेगा। तो वो सब राजी उन नहीं। लाखों में से दो इधर भी बैठे हैं। हाँ, तो उन लाखों में से दो इधर भी बैठे हैं, तो उसकी वजह से चाइना और राजी नहीं हुआ उस चीज के लिए। बाकी देश भी ठीक, उन लोगों को लगा कि वो ठीक नहीं है। और एक और चीज थी आदित्य, उसका नाम था रैचेट एग्रीमेंट। हाँ, हम्म। तो इंडिया ने रैचेट एग्रीमेंट के लिए क्या बोला था कि हमको इसके लिए जो रैचेट एग्जेम्पशन मांगा था, हम्म। तो उसका ये कहना था कि जैसे कोई देश ने ये जो, इसमें क्या था, कोटा सिस्टम था। मतलब जैसे मान लो कि कुछ चीजों में इंडिया का फायदा है, जैसे बासमती है, आम है, तो कई देश क्या करते हैं कि कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम तुम्हारे देश से खाली 2,000 टन, 1,000 टन बासमती खरीदेंगे और बाकी नहीं खरीदेंगे। तो हम्म। उसने बोला कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तुमने एक बार ये कोटा हटाया, तो तुम वापस उस पे नहीं जाओगे कि नहीं नहीं हमारा नुकसान हो रहा है, हम इसको बदल रहे हैं। क्योंकि जो आरसीईपी का मेजर क्लॉज था वो तो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी का। लेकिन ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है ना, जैसे कोटा सिस्टम है हम्म। या फिर कोई हाइजीन का क्लॉज है, तो वो सारे क्लॉज एक बार आपने जो फिक्स कर दिए, फिर वो क्लॉज हमेशा वही रहेंगे कि आपको लगा नहीं है अब हमारा घाटा हो रहा है, तो हम टैरिफ वाला सिस्टम तो चल नहीं रहा है, तो हम और कोई तरीका लगा देंगे, नॉन टैरिफ बैरियर लागेंगे। क्योंकि भारत का ज्यादा नुकसान नॉन टैरिफ बैरियर से ही हो रहा है, क्योंकि जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे देश में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, हम्म। हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वो हमेशा ही बोलेंगे कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये इस लैब से सर्टिफाइड नहीं है, आप इसलिए हमारे यहाँ ये लैब सर्टिफाइड होना चाहिए, तो वो ड्रग लेंगे नहीं। उस तरह के क्लॉज क्रिएट कर देते हैं। तो भारत ने बोला अगर आपने एक बार कोई आदमी वो क्लॉज से हटा, तो आप दोबारा वापस से वो नहीं कहेंगे नहीं हम ये क्लॉज फिर एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसे रैचेट एग्रीमेंट बोल। पर वो भी कोई देश राजी नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स थे कि भारत पहले से ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन में था, और भारत ने उसको काउंटर करने के लिए ये सारे जो अपने पॉइंट्स रखे, सर्विस सेक्टर वाला और ट्रिगर मैकेनिज्म वाला, रैचेट एग्रीमेंट वाला हम्म। और कंट्री ऑफ ओरिजिन वाले, ये 4 पॉइंट दिए भारत ने। तो इस पे बात बनी नहीं, और तो फिर भारत ने अपना हाथ घसीट लिया। हम्म। तो और जैसा कि, जैसे आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आज तारीख है 30 तारीख। 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर है, तो आज आरसीईपी पर पीयूष गोयल का भी बयान आया। हम्म। तो पीयूष गोयल ने आज ही एक वेबिनार किया था आरसीईपी के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और जब तक हम खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े हो जाते, कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं डेवलप होती कि हम बाकी लोगों से compete कर सकें, तब तक हम आरसीईपी से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। जी जी। तो जहां तक कि मेरी जो समझ आ रही है और जितनी बातें मैं भी सुन रहा हूँ, तो एक ये बन के आ रही कि एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली साजिश भी टाइप की भी चीज थी कि भारत ही इस खेल में पूरे तरीके से फंसता, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं उस पे कह सकते हैं कि चाइना का एक छत्र साम्राज्य चलता है। चाइना उनका उन देशों का राजा है, और सारी चीजें वो हो रही थी इनडायरेक्टली कि जिसमें चाइना को ही फायदा हो। और इसमें कोई भी पॉइंट और कोई भी बिंदु ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर के भारत में थोड़ा सा चीजें बढ़े, भारत को थोड़ा सा फायदा हो। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर के तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक साजिश भी हो सकती थी, जिसको भारत ने एक अच्छे तरीके से टैकल किया, और आरसीईपी से फिलहाल वो हटा। तो पर मैं दो चीजें और आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ये कि अब चूंकि भारत ने ड्रॉप कर लिया है आरसीईपी से और कह दिया है कि अब हम आरसीईपी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? और दूसरी ये बात कि कुल मिलाकर के हमने ये बात किया कि फायदे, मतलब इसका, इनको ना ना ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं,
तो क्या कुछ नुकसान भी है, और अगर वो नुकसान है तो वो किस प्रकार के नुकसान है? आदित्य, फायदे तो हमने गिना दिए, अभी नुकसान क्या है ये बात हमें समझने की जरूरत है। पहला नुकसान तो आदित्य ये है कि हम लोग सामान तो वहां से खरीदते ही हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 83% अभी भी ट्रेड इम्बैलेंस है, और ये ट्रेड इम्बैलेंस इतनी जल्दी जाएगा पूरा नहीं। नहीं होगा, हाँ हाँ। जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी नहीं, 15-20 साल लग जाएंगे। तो जब हम इस ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं रहेंगे ना, तो वो अपना इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी सकते हैं, जी वो देश। तो जी। हम जो सामान सस्ता खरीदते थे, हमको झक मार के हो सकता है उसे महंगा भी खरीदना पड़े। हम्म। तो पहला तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि उस तरह की चीजें हो सकती है। दूसरा ये था कि हमारे पास एक फ्री मार्केट में उतरने का मतलब, मौका देयर था। वाज अ चांस दैट वी कुड हैव टेस्टेड आवर वाटर। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक था, तो हमने वो ज्वाइन नहीं किया। हम्म थर्ड चीज ये है कि प्रोटेक्शनिज्म अच्छी चीज है, लेकिन उससे हमेशा फायदा नहीं होता। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब 1991 में भारत मंदी का दौर आने वाला था, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, और बाद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, खुद हमारी इंडस्ट्रीज ने ही मना किया कि आप हमारे बॉर्डर्स मत खोलिए ग्लोबलाइजेशन के लिए, और उसकी अगुवाई की खुद राहुल बजाज ने। जी जी। हम्म क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उनका बजाज का जो स्कूटर है उसके ऊपर आंच आ जाएगी, और बाकी देश के जो चीजें हैं वो आएंगी और उनको नुकसान होगा। तो इस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से क्या है कि जो हमारी कंपनीज है ना, वो ग्लोबल कंपटीशन को झेल नहीं पा रही हैं। तो जब तक हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे ना, तब तक हमारी कंपनी सुधरेंगी नहीं। अब जैसे हम्म। बीएसएनएल था, जब तक इंडिया में हच और एसआर और ये सब आए नहीं, तब तक हमारे यहाँ होम ग्रोन कंपनीज हुई नहीं। तो आप कब तक प्रोटेक्शनिज्म रखेंगे? कभी ना कभी तो आपको वर्ल्ड मार्केट में उतरना ही है ना। तो आपके प्रोडक्ट्स, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो तब तक बेटर नहीं होंगे जब तक आप अपने आप को फेस नहीं करेंगे उस सिनेरियो को। तो एक तरह से आप एस्केप कर रहे हैं, दुनिया किसी पेस पे चल रही है, दुनिया फाइटर जेट्स बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आईओटी लगा के मैन्युफैक्चरिंग में कमाल किए जा रही है, और आप अभी भी स्टील कैसे पैदा करें और क्या करें उसी में लगे पड़े हुए हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जो चीज, अगर हो सकता है कि अगर इंडिया आरसीपी ज्वाइन कर लेता तो थोड़ा नुकसान होता, लेकिन जो चेंज करने की चाह रहती ना, वो बहुत बढ़ जाती। क्या पता, हो सकता है कि भारत के पास जो राजस्थान में जिंक है, और इंडिया को लगता है कि हमें इसमें थोड़ा सा करना चाहिए, तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब मिलके ऐसा सोचते कि तो, और वो खुद कोकिंग कोल निकाल कर, जिंक निकाल कर भारत में खुद स्टील बनाने लगते। या खुद हमारे देश में जब इस तरह की चीजें होती, तो हम खुद अपने आप को हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजर चेंजेस लेके आते, गायों की ब्रीडिंग में चेंजेस लेके आते, अमूल जैसी और कोऑपरेटिव की स्थापना करते। तो वो सब बहुत बड़ा लॉस हो गया, जो कि मतलब ये सारी चीजें होंगी देश में हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन हो सकता है जो चीज 20 सालों में होती है वो आगे जाके 50 सालों में। जी जी जी। तो अब आपके ऊपर है डिसाइड करने के लिए कि इंडिया ने ज्वाइन करके मतलब ज्वाइन करता गलती करता कि अभी गलती की है। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेक्सपियर ने भी कई बार लिखा है कि टाइम इज द ओनली जज। तो ये वक्त ही बताएगा कि क्या हो रहा है। फिलहाल हमारे खबर ये है। दर्शकों को मैंने ये पॉइंट आते थे इसीलिए बोला, क्योंकि हमारे दर्शक खुद सोचे इस पर कि क्या चीज अच्छी है। क्योंकि पहले तो मैंने जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी ना ज्वाइन करके इंडिया ने सबसे ज्यादा दिमागी काम कर दिया है। लेकिन अभी जो मेरा व्यू है, उसकी वजह से लोग सोचेंगे कि शायद गलती भी कर दी, क्या पता। तो वही मैं कह रहा था कि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत ने क्या गलतियां की हैं और क्या अच्छी चीजें की हैं भारत के फेवर में। फिलहाल जो एक प्रधानमंत्री मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत वाला वो चल रहा है पूरा कैंपेन, तो उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता ये स्टेप भी है कि आरसीपी छोड़ दे। तो काफी राइट विंग वाले इस चीज को लेकर के काफी खुश हैं। हालांकि आज इसी बात में मैं ये बोलूंगा कि इंडिया अब टेक्निकल रिसेशन में आ चुका है। रिसेशन आने का ये क्राइटेरिया रहता था कि लगातार 3 क्वार्टर अगर निगेटिव जीडीपी आएगी, तो आप यानी कि आपके देश में रिसेशन आ गया।
हाँ हाँ। तो थर्ड क्वार्टर की नेगेटिव जीडीपी आ गई, तो राइट नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू अ टेक्निकल रिसेशन। और ये शायद जितने मेरी समझ है, मैंने जितना पढ़ा है, तो ये जो 2008-9 की मंदी है, उससे भी काफी ज्यादा बड़ी मंदी है अभी फिलहाल देश में। बिल्कुल। जी। तो कोई नहीं, इस मुद्दे पे भी हम जल्दी ही बात करेंगे। फिलहाल आरसीईपी के बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें की हमने, अनुभव जी ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो अनुभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट में फिर आए, और आप बराबर आते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे आपसे। शुक्रिया आदित्य। जी। थैंक यू। तो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो या इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, अगर आप यूट्यूब पे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट के बारे में बताएं। और अगर आप इसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन पर सुन रहे हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, और सुनते रहें सारे पॉडकास्ट को। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू आदित्य।